अगर कोई आपको मारता नहीं, गाली नहीं देता, चीखता भी नहीं, लेकिन फिर भी आप खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी यादों पर भरोसा खो देते हैं और हर झगड़े के बाद खुद को ही दोषी मान लेते हैं, तो जरा रुकिए। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के प्रभाव में रहे हों जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, पर अंदर से मानसिक रूप से बेहद खतरनाक। ये ऑडियो बुक किसी आम नार्सिसिस्ट की बात नहीं करती। ये उस इंसान की बात करती है जो अपने ही बचपन के आघात से बना है और उसी आघात को दूसरों की आत्मा पर उतार देता है। इसे कहते हैं ट्रॉमेटिक नार्सिसिज्म। ऐसा इंसान खुद को कभी दोषी नहीं मानता, लेकिन सामने वाले को धीरे धीरे तोड़ देता है। वो आप पर धजा डाल नासन नान खिलिंग वानी और नीडो वानी वोनन इहिरिटोरनाडो वोनम चिनजुआना ननम किरने सेबनोनम किननोनमोनन कुनननिमनम दिननिमनम किननमेनवम tenankanamenunak Reseveri one ne wurnamos get one and another tertiary tibernonas necessary main wasagwana win siar kinman tertiary man kermosity waining suri urine trininon gatan dinon नाना हमला नहीं करता। वो आपको समझाने के बहाने आपकी सोच को नियंत्रित करता है। वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको उलझा कर रखता है। और सबसे खतरनाक बात, वो खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे बचपन का गहरा मानसिक आघात एक इंसान को सत्ता, नियंत्रण और भावनात्मक हिंसा का भूखा बना देता है। आप समझेंगे कि क्यों ऐसे लोग सहानुभूति का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से शर्म, क्रोध और आत्मघृणा से भरे होते हैं। और सबसे जरूरी, आप ये पहचान पाएंगे कि कहीं आप ऐसे किसी रिश्ते में तो फंसे नहीं हैं। ये ऑडियो बुक प्यार सिखाने नहीं आई है, ये ऑडियो बुक नकाब उतारने आई है। अगर आप अंत तक सुनते हैं तो शायद आप पहली बार अपने साथ हुए मानसिक शोषण को नाम दे पाएंगे। और याद रखिए, जिस सच्चाई से डर लगता है वही सच्चाई आपको आजाद भी करती है। अध्याय 1, आघात जनित नार्सिसिज्म क्या है। जब हम नार्सिसिस्ट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, अहंकारी इंसान, खुद की तारीफ करने वाला, दूसरों को छोटा समझने वाला। लेकिन आज आप जिस नार्सिसिज्म के बारे में सुनने वाले हैं वो इतना सीधा नहीं है। ये वो नार्सिसिज्म है जो जन्म से नहीं आता, जो ऐशो आराम से नहीं बनता, बल्कि गहरे मानसिक आघात से पैदा होता है। इसे कहते हैं आघात जनित नार्सिसिज्म। यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, हर नार्सिसिस्ट मजबूत नहीं होता। कुछ नार्सिसिस्ट अंदर से बेहद टूटे हुए होते हैं। उनका आत्मविश्वास नकली होता है, उनकी ताकत दिखावा होती है और उनका नियंत्रण असल में डर से पैदा होता है। आघात जनित नार्सिसिज्म तब बनता है जब कोई बच्चा अपने सबसे शुरुआती रिश्तों में सुरक्षा महसूस नहीं कर पाता, जब उसे प्यार शर्तों पर मिलता है, जब उसे सुना नहीं जाता, जब उसकी भावनाएं या तो अनदेखी कर दी जाती हैं या उसे ही गलत ठहरा दिया जाता है। ऐसा बच्चा धीरे धीरे एक बात सीख लेता है, अगर मैं कमजोर हुआ तो मुझे कुचल दिया जाएगा। और यहीं से एक नकाब बनना शुरू होता है। यह नकाब मजबूती का होता है, सही होने का होता है, नियंत्रण का होता है। बाहर से ऐसा इंसान आत्मविश्वासी दिखता है, शांत दिखता है, कभी कभी तो बहुत समझदार भी लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक डरा हुआ बच्चा होता है जो किसी भी हालत में दोबारा बेबस नहीं बनना चाहता। आघात जनित नार्सिसिस्ट दूसरों से ऊपर रहकर नहीं, दूसरों को नीचे रखकर सुरक्षित महसूस करता है। वो दूसरों को सीधे चोट नहीं पहुंचाता, वो धीरे धीरे उनकी सोच पर कब्जा करता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि समस्या आप हैं, कि आप ज्यादा संवेदनशील हैं, कि आप गलत समझ रहे हैं, और आप सोचने लगते हैं शायद सच में गलती मेरी ही है। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। आघात जनित नार्सिसिज्म शोर नहीं करता, ये चुपचाप काम करता है। ये इंसान गुस्से में नहीं दिखता, बल्कि तर्क में दिखता है। ये मारता नहीं, ये समझाता है। लेकिन हर समझाने के बाद आप थोड़ा और छोटे महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपने दर्द को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने दर्द मान लिया तो उनका पूरा नकाब गिर जाएगा। इसलिए वो दर्द को दूसरों पर डाल देते हैं। वो खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं ताकि असली पीड़ित खुद पर ही शक करने लगे। आघात जनित नार्सिसिज्म का मतलब ये नहीं कि ऐसा इंसान हमेशा बुरा ही होता है। कई बार वो मददगार भी लगता है,
कई बार वो बहुत केयरिंग दिखता है, लेकिन वो केयर भी नियंत्रण के साथ आती है। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, मेरे बिना तुम क्या कर पाओगे, मैं ही तुम्हें समझता हूं। ये वाक्य प्यार जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरी जकड़न होती है। इस अध्याय का सार बस इतना समझ लीजिए। आघात जनित नार्सिसिस्ट दूसरों को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर से अब भी डरा हुआ है। और जब तक इस सच्चाई को समझा नहीं जाता, तब तक ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगले अध्याय में हम ये समझेंगे कि सामान्य नार्सिसिज्म और आघात जनित नार्सिसिज्म में असली अंतर क्या है, क्योंकि हर आत्मविश्वासी इंसान खतरनाक नहीं होता और हर शांत दिखने वाला इंसान सुरक्षित भी नहीं होता। अध्याय 2, सामान्य नार्सिसिज्म और आघात जनित नार्सिसिज्म में अंतर। अब तक आपने नार्सिसिस्ट शब्द शायद बहुत हल्के में सुना होगा, कभी किसी घमंडी इंसान के लिए, कभी किसी आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हो जाती है। हम हर नार्सिसिज्म को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है सामान्य नार्सिसिज्म और आघात जनित नार्सिसिज्म एक जैसे दिखते हुए भी अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले सामान्य नार्सिसिज्म को समझते हैं। सामान्य नार्सिसिस्ट अक्सर खुद को बेहतर दिखाना चाहता है, वो तारीफ पसंद करता है, वो पहचान चाहता है, वो खुद को खास मानता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऐसा इंसान अक्सर जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसे टोक दिया जाए तो कभी कभी वो रुक भी सकता है। अगर उसे नुकसान दिखे तो वो पीछे भी हट सकता है। अब आइए आघात जनित नार्सिसिज्म पर। यहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। आघात जनित नार्सिसिस्ट खुद को बड़ा दिखाने के लिए नार्सिसिस्ट नहीं होता। वो नार्सिसिस्ट होता है खुद को टूटने से बचाने के लिए। उसके अंदर कोई स्थिर आत्म छवि नहीं होती। अंदर एक डर होता है, खाली हो जाने का डर, बेबस हो जाने का डर, किसी के नियंत्रण में चले जाने का डर। इसलिए वो दूसरों को नियंत्रित करता है। सामान्य नार्सिसिस्ट आपको नीचा दिखा सकता है, लेकिन आघात जनित नार्सिसिस्ट आपको भ्रमित करता है। वो आपसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बातें बढ़ा देते हो, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। और धीरे धीरे आप अपनी यादों पर भरोसा खोने लगते हैं। यही फर्क है। सामान्य नार्सिसिज्म सीधा होता है, आघात जनित नार्सिसिज्म छुपा हुआ होता है। सामान्य नार्सिसिस्ट अपनी तारीफ खुद करता है। आघात जनित नार्सिसिस्ट आपको इस हालत में लाता है कि आप उसी की तारीफ करने लगें। सामान्य नार्सिसिस्ट गुस्से में दिख सकता है, आघात जनित नार्सिसिस्ट शांत रहता है। और यही शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो चिल्लाता नहीं, वो समझाता है, वो धमकाता नहीं, वो तर्क देता है। लेकिन हर तर्क के बाद आप थोड़ा और खुद से दूर हो जाते हैं। एक और बड़ा अंतर समझिए, सामान्य नार्सिसिस्ट अपनी गलती छुपाता है, आघात जनित नार्सिसिस्ट खुद को पीड़ित बना लेता है। वो कहता है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मैंने तो सब सहा है। और आप उसके दर्द को समझने की कोशिश में अपना दर्द भूल जाते हैं। आघात जनित नार्सिसिस्ट सहानुभूति का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। वो आपकी दया से आपको बांधता है, वो आपको छोड़ता नहीं और न ही पूरी तरह अपनाता है। वो आपको बीच में लटका कर रखता है। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगता है वो बुरा नहीं है, वो बस आहत है। और यही सोच आपको जकड़ कर रखती है। इस अध्याय की सबसे जरूरी बात, हर नार्सिसिस्ट आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आघात जनित नार्सिसिस्ट आपको यह महसूस कराता है कि नुकसान की वजह आप खुद हैं। और जब तक इस अंतर को साफ साफ नहीं समझा जाता, तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाते। अगले अध्याय में हम ये समझेंगे कि बचपन का भावनात्मक आघात किस तरह ऐसी मानसिक संरचना बनाता है जो आगे चलकर दूसरों के लिए खतरनाक बन जाती है। क्योंकि हर टूटे हुए बच्चे से संवेदनशील इंसान नहीं बनता। कुछ टूटे हुए बच्चे नियंत्रण करने वाले वयस्क बन जाते हैं। अध्याय 3, बचपन का भावनात्मक आघात और व्यक्तित्व का निर्माण। जब हम आघात शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग किसी बड़ी घटना के बारे में सोचते हैं, मारपीट, गाली, हिंसा या कोई भयानक हादसा। लेकिन बचपन का भावनात्मक आघात अक्सर इन सब से कहीं ज्यादा खामोश होता है। ये वहां पैदा होता है जहां कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ होना चाहिए था। जहां बच्चे को सुरक्षा चाहिए थी, लेकिन अनदेखी मिली। जहां समझ चाहिए थी, लेकिन शर्म दी गई।
जहां भावनाएं चाहिए थीं लेकिन चुप्पी मिली। ऐसा आघात निशान नहीं छोड़ता, लेकिन पूरी सोच बना देता है। एक बच्चा दुनिया को शब्दों से नहीं, अनुभव से समझता है। अगर बार बार उसकी भावनाओं को गलत बताया जाए, अगर उसे रोने पर कमजोर कहा जाए, अगर उसे गुस्से में चुप करा दिया जाए, तो बच्चा धीरे धीरे एक निष्कर्ष निकाल लेता है, मेरी भावनाएं सुरक्षित नहीं हैं। और यही निष्कर्ष व्यक्तित्व की नींव बन जाता है। अब समझिए, व्यक्तित्व कैसे बनता है। व्यक्तित्व कोई जन्मजात चीज नहीं होती, यह एक रक्षा प्रणाली होती है। बच्चा वही बनता है जो उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी लगता है। अगर बच्चा खुद होकर सुरक्षित नहीं है, तो वो एक नकाब बना लेता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है, कोई बच्चा बहुत चुप हो जाता है, और कोई बच्चा बहुत नियंत्रक बन जाता है। यहीं से आघात जनित नार्सिसिज्म की जड़ें पड़ती हैं। जब बच्चे को यह महसूस होता है कि उसकी जरूरतें बोझ हैं, तो वह अपनी जरूरतें दबाना सीखता है। लेकिन जरूरतें कभी मरती नहीं, वे दबकर एक और रूप ले लेती हैं, नियंत्रण, सत्ता और सही साबित होने की जिद। ऐसा बच्चा अंदर से खाली रहता है, लेकिन बाहर से मजबूत दिखना सीख लेता है। वो सीखता है, अगर मैं कमजोर दिखा तो मुझे चोट पहुंचेगी। इसलिए वो कमजोरी को नफरत से देखने लगता है, खुद में भी और दूसरों में भी। जब यही बच्चा बड़ा होता है, तो उसके रिश्ते बराबरी पर नहीं टिकते। उसे या तो ऊपर रहना होता है, या फिर सब कुछ बिखरने लगता है। वो दूसरों की भावनाओं को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि कभी उसकी भावनाओं को सहन नहीं किया गया था। वो दूसरों के दर्द को मानने से डरता है, क्योंकि अगर उसने दर्द मान लिया, तो उसका अपना दबा हुआ दर्द बाहर आ जाएगा। इसलिए वो दर्द को नकार देता है, तर्क से ढक देता है, या फिर दूसरों पर डाल देता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, हर आहत बच्चा नार्सिसिस्ट नहीं बनता, लेकिन हर आघात जनित नार्सिसिस्ट एक गहरे आहत बच्चे से जरूर पैदा होता है। फर्क बस इतना है, कुछ बच्चे दर्द को महसूस करना सीखते हैं, और कुछ दर्द से भागना। और जो दर्द से भागता है, वही आगे चलकर दूसरों को उस दर्द से डराने लगता है। इस अध्याय का सार यही है, बचपन का भावनात्मक आघात व्यवहार नहीं बनाता, वो व्यक्तित्व बनाता है। और जब व्यक्तित्व रक्षा पर आधारित हो, तो रिश्ते युद्ध बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि ऐसा इंसान अपने ही आघात को कैसे ताकत में बदल लेता है, और क्यों उस ताकत की कीमत दूसरों को चुकानी पड़ती है। अध्याय 4, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कैसे आघात को शक्ति में बदलता है। अब तक आपने समझ लिया कि आघात जनित नार्सिसिज्म किसी घमंड से नहीं, बल्कि डर से पैदा होता है। अब सवाल यह है, जो इंसान अंदर से इतना टूटा होता है, वो दूसरों पर इतना नियंत्रण कैसे बना लेता है? जवाब है, आघात को शक्ति में बदलकर। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने दर्द को महसूस नहीं करता, वो उसे दोबारा जीने से डरता है। इसलिए वो दर्द को एक अलग दिशा में मोड़ देता है। वो सीख लेता है, अगर मैं नियंत्रण में रहूंगा तो मुझे चोट नहीं पहुंचेगी। यहीं से शक्ति की तलाश शुरू होती है। लेकिन यह शक्ति बाहरी नहीं होती, ये शक्ति होती है दूसरों की भावनाओं पर। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सीधे ताकत नहीं दिखाता, वो माहौल बनाता है। वो धीरे धीरे ऐसा वातावरण खड़ा करता है जहां आप उसकी प्रतिक्रिया से डरने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं, अगर मैंने ये कहा तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने मना किया तो वो चुप हो जाएगा। और यही डर उसकी शक्ति बन जाता है। वो अपने गुस्से को खुले रूप में नहीं दिखाता, वो उसे संयम की तरह पेश करता है। वो कहता है, मैं शांत हूं लेकिन तुम बात बढ़ा रहे हो। इस तरह वो अपने आघात से पैदा हुए अंदरूनी तूफान को आप पर डाल देता है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने दर्द को कहानी बना देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें वो हमेशा सही होता है और सामने वाला हमेशा ज्यादा मांगने वाला। वो आपको धीरे धीरे सिखाता है कि उसकी भावनाएं आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर वो दुखी है तो वजह आप हैं, अगर वो दूर है तो गलती आपकी है। इस तरह वो अपनी आघातजनित सुरक्षा को नैतिक ऊंचाई बना लेता है। एक और तरीका है जिसे आघात शक्ति बनता है, नियंत्रण के नियम बनाकर। वो साफ नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, वो नियम बदलता रहता है। आज जो बात सामान्य है, कल वही बात गलत हो जाती है, और आप हमेशा खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। यह अनिश्चितता आपको थका देती है, और थका हुआ इंसान सबसे आसान होता है नियंत्रण के लिए। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने डर को सहानुभूति के मुखौटे के पीछे छुपा देता है। वो कहता है, मैं ऐसा इसीलिए हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और आप उसके दर्द को समझने में अपनी सीमाएं
भूल जाते हैं। यही उसकी असली शक्ति है, आपकी अच्छाई। वो आपको खुद को साबित करने में फंसा देता है। आप बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बुरे नहीं हैं, कि आप समझदार हैं, कि आप उसका साथ देंगे, और इसी कोशिश में आप खुद को धीरे धीरे खो देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति शक्ति इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कमजोर है। और जब तक उस कमजोरी को शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तब तक वो कभी अपने आघात का सामना नहीं करेगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि नियंत्रण की यह भूख कहां से आती है और कैसे यह रिश्तों को एक तरफा युद्ध में बदल देती है। अध्याय 5, नियंत्रण की जरूरत, प्रभुत्व और सत्ता की भूख। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर किसी रिश्ते में प्यार है, समझ है और सम्मान है, तो क्या नियंत्रण की जरूरत पड़ती है? जवाब है नहीं। नियंत्रण प्यार से नहीं आता, नियंत्रण डर से आता है। आघात जनित नार्सिसिस्ट नियंत्रण इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे सत्ता का मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना नियंत्रण वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसके भीतर एक पुराना डर होता है, छूट जाने का डर, कमजोर पड़ जाने का डर और फिर से किसी के रहमो करम पर आ जाने का डर। इसलिए वो रिश्तों में बराबरी नहीं चाहता। उसे या तो ऊपर रहना होता है या फिर अंदर से बिखरने लगता है। नियंत्रण की यह जरूरत शोर नहीं करती, ये आदेश नहीं देती, ये धीरे धीरे आदतों में उतरती है। वो यह नहीं कहता तुम ऐसा ही करोगे, वो कहता है मैं बस इतना चाहता हूं, तुम अगर मुझे समझते, तुम्हें पता है मुझे ये बात पसंद नहीं। और आप अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं। पहले शब्द बदलते हैं, फिर फैसले और फिर आपकी पूरी सोच। यहीं से प्रभुत्व की शुरुआत होती है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति सीधे सत्ता नहीं लेता, वो आपकी सहमति लेता है, लेकिन यह सहमति स्वतंत्र नहीं होती। यह डर, अपराध बोध और भ्रम से बनी होती है। वो आपको ऐसी स्थिति में रखता है जहां आप सोचें अगर मैं नहीं मानूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। कभी उसकी चुप्पी, कभी उसकी दूरी, कभी उसकी ठंडक, ये सब नियंत्रण के औजार होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वो इसे शांति कहता है। वो कहता है मैं लड़ाई नहीं चाहता, मुझे ड्रामा पसंद नहीं, लेकिन यह शांति बराबरी की नहीं होती, यह एक तरफा होती है। आप बोलना छोड़ देते हैं, वो तय करता रहता है। सत्ता की भूख यहां किसी ताज की तरह नहीं दिखती, यह नैतिकता की तरह दिखती है। वो खुद को ज्यादा समझदार, ज्यादा परिपक्व, ज्यादा सही साबित करता है और आप हर बहस में खुद को छोटा पाते हैं। धीरे धीरे आप अपने फैसलों से डरने लगते हैं। आप सोचते हैं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं वो दुखी ना हो जाए, और यही डर उसकी सत्ता बन जाता है। नियंत्रण की यह भूख कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह किसी बाहर की चीज से नहीं, अंदर की खाली जगह से पैदा होती है। आज वो आपके शब्द नियंत्रित करता है, कल आपके रिश्ते और परसों आपकी पहचान। और जब आप पूछने की हिम्मत करते हैं क्या मेरी भी कोई जगह है, तो वो जवाब नहीं देता, वो आपको अपराधी महसूस कराता है। इस अध्याय की सबसे अहम बात, नियंत्रण कभी सुरक्षा नहीं देता। नियंत्रण सिर्फ और नियंत्रण मांगता है, और जहां प्रभुत्व जरूरी हो जाए वहां रिश्ता नहीं, सत्ता चल रही होती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि ऐसा इंसान सहानुभूति का दिखावा कैसे करता है और अंदर की भावनात्मक शून्यता को कैसे छुपाता है। अध्याय 6, सहानुभूति का दिखावा और अंदर की भावनात्मक शून्यता। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो इंसान शांत है, समझदार है और सही शब्दों में बात करता है, वो जरूर संवेदनशील होगा। लेकिन आघातजनित नार्सिसिज्म में यही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है, क्योंकि यहां सहानुभूति महसूस नहीं की जाती, सहानुभूति दिखाई जाती है। ऐसा इंसान आपकी भावनाएं समझता नहीं है, वो उन्हें पढ़ता है। वो जानता है कि किस मौके पर कौन सा शब्द बोलना है, किस पल कौन सी प्रतिक्रिया देनी है। और यही वजह है कि शुरुआत में वो बहुत समझदार लगता है। वो आपकी बात ध्यान से सुनता हुआ दिखता है, वो सही समय पर सिर हिलाता है। वो कहता है मैं समझ सकता हूं तुम्हें, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये शब्द आपको सुकून नहीं देते, ये आपको बांधते हैं। क्योंकि जब आप वाकई कमजोर होते हैं, जब आप सहारे की उम्मीद करते हैं, तभी वो सहानुभूति गायब हो जाती है। अंदर की भावनात्मक शून्यता यहीं सामने आती है।
आघात जनित नार्सिसिस्ट दूसरों के दर्द को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे का दर्द उसके अपने दबे हुए दर्द को जगा देता है। इसलिए वो या तो विषय बदल देता है, या समस्या को छोटा बना देता है, या फिर आपको ही ज्यादा भावुक कह देता है। और आप सोचने लगते हैं, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। यही उसका बचाव है। वो सहानुभूति को एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है, रिश्ता बनाने के लिए, भरोसा जीतने के लिए, और फिर नियंत्रण के लिए। लेकिन जब बात आपकी जरूरतों की आती है, तो अंदर का खालीपन उसे रोक देता है। वो आपके दुख में पूरी तरह मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि वो खुद कभी किसी के दुख में पूरी तरह मौजूद नहीं रहा। यहां एक बहुत अहम अंतर समझिए। सच्ची सहानुभूति दर्द के साथ ठहर सकती है, दिखावटी सहानुभूति दर्द से भागती है। आघात जनित नार्सिसिस्ट दर्द को या तो तर्क से दबाता है या नैतिकता से। वो कहता है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, दुनिया में इससे भी बड़ी समस्याएं हैं, कमजोर मत बनो। ये शब्द सहायता जैसे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक इनकार छुपा होता है। इनकार इस बात का कि आपकी भावना वास्तव में मायने रखती है। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं को उसके सामने लाना बंद कर देते हैं। आप खुद को संभालने लगते हैं, छुपाने लगते हैं, और यही उसकी शांति बन जाती है। लेकिन इस शांति की कीमत आप चुकाते हैं। इस अध्याय का सबसे कड़वा सच, आघात जनित नार्सिसिस्ट दिल से ठंडा नहीं होता, वो दिल से डरा हुआ होता है। और इस डर ने उसके भीतर एक शून्यता बना दी होती है, जिसे वो दूसरों की भावनाओं से भरने की कोशिश करता है। लेकिन शून्यता कभी नहीं भरती। इसीलिए उसे बार बार नई सहानुभूति, नई मान्यता और नया नियंत्रण चाहिए। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि शर्म और अपमान कैसे इस पूरी संरचना को अंदर से चलाते हैं, और क्यों नार्सिसिस्ट खुद से सबसे ज्यादा नफरत करता है। अध्याय 7 शर्म, अपमान और छुपा हुआ आत्मघृणा। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को देखें, तो वो अक्सर आत्मविश्वासी लगता है, कभी कभी तो बेहद शांत और संतुलित। लेकिन इस बाहरी परत के नीचे एक भावना छुपी होती है, शर्म। ऐसी शर्म जो शब्दों में नहीं आती, जो स्वीकार नहीं की जाती, और जिसे किसी भी हाल में महसूस नहीं करना चाहता। यह शर्म गलती करने की नहीं होती। ये शर्म होती है मैं ही गलत हूं जैसी भावना की। बचपन में जब किसी बच्चे को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वो ज्यादा है, कमजोर है या बोझ है, तो उसके भीतर एक गहरी आत्मशर्म बैठ जाती है। ये शर्म स्मृति की तरह नहीं रहती, ये पहचान बन जाती है। और पहचान में बैठी शर्म सबसे खतरनाक होती है। आघात जनित नार्सिसिस्ट इस शर्म से डरता है, क्योंकि अगर उसने एक पल के लिए भी इसे महसूस कर लिया, तो उसका पूरा नकाब टूट सकता है। इसलिए वो शर्म को बाहर की दुनिया पर फेंक देता है। यही से अपमान की शुरुआत होती है। वो दूसरों को छोटा महसूस कराता है, गलत साबित करता है या चुप करा देता है, ताकि उसकी अपनी शर्म उसे छू न सके। जब वो आपको नीचा दिखाता है, तो असल में वो खुद से भाग रहा होता है। और यही वजह है कि वो आलोचना सह नहीं पाता। एक छोटा सा सवाल, एक हल्की सी असहमति उसे हमला लगती है, क्योंकि असहमति उसकी छुपी हुई आत्मघृणा को जगा देती है। आत्मघृणा शर्म का अगला स्तर है। ये वो आवाज है जो उसके भीतर लगातार कहती रहती है, तू काफी नहीं है, तू असफल है, अगर लोग तुझे जान गए तो छोड़ देंगे। इस आवाज से बचने के लिए वो दूसरों की आवाज दबाने लगता है। वो तर्क करता है, वो नैतिकता दिखाता है, वो सही साबित होता है, लेकिन कभी संवेदनशील नहीं होता। क्योंकि संवेदनशील होना मतलब उस शर्म के सामने खड़ा होना, और वो इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आघात जनित नार्सिसिस्ट कभी सच में माफी नहीं मांग पाता। वो कह सकता है, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन वो नहीं कह सकता, मुझसे गलती हुई। क्योंकि गलती मानना उसके लिए खुद को बुरा मानने जैसा है, और वो खुद को बुरा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए वो दोष बदल देता है, आपको ज्यादा संवेदनशील बना देता है, हालात को दोषी ठहरा देता है, या फिर खुद को पीड़ित दिखा देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में आप थक जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि सामने वाला इतना कठोर क्यों है, इतना बंद क्यों है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, आघात जनित नार्सिसिस्ट दूसरों से नफरत नहीं करता, वो खुद से डरता है। और यह डर उसे दूसरों के लिए खतरनाक बना देता है। क्योंकि जो इंसान अपनी शर्म सह नहीं पाता, वो किसी और की भावना कैसे सह पाएगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे
कि यह शर्म और आत्मघृणा दोषारोपण की आदत में कैसे बदल जाती है और क्यों नार्सिसिस्ट हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। अध्याय 8, दूसरों पर दोष डालने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अब जरा ध्यान दीजिए, जब भी किसी आघात जनित नार्सिसिस्ट के सामने कोई समस्या आती है तो क्या वो सबसे पहले अपने भीतर झांकता है? नहीं, वो सबसे पहले किसी और को देखता है, क्योंकि अपने भीतर देखना उसके लिए सबसे खतरनाक काम है। दोष डालना उसके लिए एक आदत नहीं, एक बचाव कवच है। जब भी कोई गलती, कोई टकराव या कोई भावनात्मक असहजता पैदा होती है तो उसके भीतर एक ही डर जागता है, कहीं मैं ही गलत न निकल जाऊं। और यह डर उसकी शर्म को जगा देता है, इसलिए वो तुरंत दोष बाहर फेंक देता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इतनी तेज कि अक्सर सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। वो कहता है, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि तुमने ऐसा किया। अगर तुम अलग होते तो मैं भी अलग होता। मेरी प्रतिक्रिया की वजह तुम हो। इस तरह वो अपनी भावना को आपकी जिम्मेदारी बना देता है। यहां एक अहम बात समझिए, सामान्य इंसान कह सकता है, मुझे गुस्सा आया। आघात जनित नार्सिसिस्ट कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पूरा रिश्ता बदल देता है। दोषारोपण उसके लिए सिर्फ बचाव नहीं, नियंत्रण का तरीका भी है। जब आप हर बार खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं तो आप अपने व्यवहार को बदलते हैं। आप ज्यादा संभल कर बोलते हैं, ज्यादा समझौता करते हैं और ज्यादा सहते हैं। और यही वो चाहता है। दोष डालने की यह प्रक्रिया अकेले नहीं चलती, इसके साथ कुछ और चालें जुड़ी होती हैं, जैसे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, आपकी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और फिर कहना, देखो तुम कितने मुश्किल हो। धीरे धीरे आप अपनी ही प्रतिक्रिया से शर्मिंदा होने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं ही ज्यादा मांग रहा हूं, शायद मैं ही चीजें बिगाड़ देता हूं, और यही उसकी जीत होती है। एक और खतरनाक पहलू है, वो दोष डालते समय अक्सर शांत रहता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ तर्क। और तर्क के सामने भावनाएं हार जाती हैं। वो कहता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, मैं तो समाधान चाहता हूं। लेकिन समाधान कभी आता नहीं, क्योंकि समस्या कभी उसके हिस्से में जाती ही नहीं। इस अध्याय का सबसे अहम सच, आघात जनित नार्सिसिस्ट दोष इसलिए नहीं डालता क्योंकि वो निर्दोष है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दोष के साथ रह नहीं सकता। और जब तक वो दोष हमेशा बाहर जाता रहेगा, तब तक वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप बदल सकते हैं, जब आप यह पहचान लें कि हर समस्या आपकी वजह से नहीं है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह दोषारोपण रिश्तों में एक खतरनाक चक्र कैसे बनाता है, आदर्शीकरण से अवमूल्यन तक। अध्याय 9, आदर्शीकरण से अवमूल्यन तक, रिश्तों का चक्र। शुरुआत अक्सर बहुत खूबसूरत होती है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको सच में देख रहा है, समझ रहा है और मान दे रहा है। वो आपकी बातों में खास दिलचस्पी दिखाता है। वो आपकी अच्छाइयों की खुलकर तारीफ करता है। वो कहता है, तुम अलग हो, तुम जैसा कोई नहीं, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसे कहते हैं आदर्शीकरण। इस चरण में आपको ऊंचाई पर रखा जाता है, आपको खास बनाया जाता है, और यही खास महसूस कराना आपको भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। लेकिन यहां एक बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, आदर्शीकरण प्यार से नहीं, जरूरत से पैदा होता है। आघात जनित नार्सिसिस्ट आपको इसलिए आदर्श नहीं मानता क्योंकि वो आपको जानता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आपकी जरूरत होती है। आप उसकी भावनात्मक खाली जगह भर रहे होते हैं। जैसे ही आपसे इंसान होने की कोई निशानी दिखती है, थकान, असहमति या अपनी जरूरत, यहीं से चक्र पलटने लगता है। अब तारीफ धीरे धीरे चुप्पी में बदल जाती है, ध्यान आलोचना में बदलने लगता है। वो कहता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। अब तुम वो नहीं रहे जिससे मैं जुड़ा था। और आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आप तो वही हैं, लेकिन अब आप आदर्श नहीं रहे। यहीं से आता है अवमूल्यन। इस चरण में आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है, आपकी सीमाओं को स्वार्थ कहा जाता है और आपकी भावनाओं को नाटक। वो आपको सीधे छोड़ता नहीं, वो आपको सुधारने लगता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। लेकिन हर बेहतर के बाद आप थोड़ा और खुद से दूर हो जाते हैं। यही इस चक्र की सबसे खतरनाक बात है।
आप सोचते रहते हैं कि अगर आप फिर से वैसे बन जाएं जैसे शुरुआत में थे, तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद में आप और ज्यादा खुद को बदलते हैं। लेकिन सच यह है, आदर्शीकरण कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। वो उसकी अंदर की खाली जगह के लिए था। और जब वो जगह आपसे नहीं भर पाती, तो वो आपको दोषी ठहराता है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है। थोड़ा प्यार, थोड़ी दूरी, थोड़ी तारीफ, फिर अवमूल्यन, और आप भावनात्मक रूप से उलझते जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे रिश्ते छोड़ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अब रिश्ते से नहीं, उम्मीद से जुड़े होते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, आदर्शीकरण प्यार का प्रमाण नहीं होता, और अवमूल्यन आपकी कीमत तय नहीं करता। यह सिर्फ एक चक्र है जिसका मकसद नजदीकी नहीं, नियंत्रण होता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह चक्र भावनात्मक शोषण में कैसे बदल जाता है और कैसे इंसान मानसिक रूप से कैद हो जाता है। अध्याय 10, भावनात्मक शोषण और मानसिक कैद। भावनात्मक शोषण अक्सर ऐसे नहीं आता जैसे हम सोचते हैं। कोई चीख नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई साफ आदेश नहीं, फिर भी आप खुद को धीरे धीरे खोता हुआ पाते हैं। यही वजह है कि इसे पहचानना इतना मुश्किल होता है। भावनात्मक शोषण आदत बनकर आता है। शुरुआत में आप बस इतना सोचते हैं, वो आज थोड़ा अलग है, शायद मूड ठीक नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन फिर वो अलग अलग घटनाएं एक पैटर्न बनने लगती हैं। आप बोलते हैं और सामने वाला अनसुना कर देता है। आप दुख जताते हैं और जवाब मिलता है। इतनी सी बात पर आप सवाल पूछते हैं और माहौल ठंडा हो जाता है। यहीं से मानसिक कैद शुरू होती है। कैद इसलिए नहीं कि आपको रोका गया, बल्कि इसलिए कि आपको डराया गया। डर इस बात का कि अगर आप बोले तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, कि अगर आपने अपनी बात रखी तो सामने वाला और दूर हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं को अपने ही भीतर बंद करने लगते हैं। आप सोचते हैं, चुप रहना बेहतर है, बात बढ़ाने से क्या फायदा। और यही चुप्पी शोषण की दीवार बन जाती है। आघात जनित नार्सिसिस्ट इस दीवार को खुद नहीं बनाता, वो आपको इसे बनाने देता है। वो कभी साफ नहीं कहता कि आप गलत हैं, वो बस आपको अकेला छोड़ देता है आपकी भावना के साथ। और इंसान अकेलेपन से सबसे ज्यादा डरता है। यही डर आपको अपने ही अनुभव पर शक करने पर मजबूर करता है। आप सोचते हैं, शायद मेरी अपेक्षाएं गलत हैं, शायद मैं ही बहुत मांग रहा हूं। और इस तरह शोषण आपकी ही सोच से चलने लगता है। भावनात्मक कैद की एक और पहचान है, आप बाहर से स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन अंदर से हर कदम पर अनुमति ढूंढते हैं। आप बोलने से पहले सोचते हैं, क्या यह कहना ठीक होगा, इससे वो नाराज तो नहीं होगा। और यह सोच आपकी अपनी नहीं होती, यह अंदर बैठी डर की आवाज होती है, जो धीरे धीरे आपकी आवाज बन जाती है। इस अध्याय का सबसे कड़वा सच, भावनात्मक शोषण आपको चोट पहुंचाकर नहीं चलता, वो आपको खुद से दूर करके चलता है। और मानसिक कैद ताले से नहीं बनती, वो आदत से बनती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह कैद पीड़ित को खुद को दोषी महसूस करवाने में कैसे बदल जाती है, और क्यों आप हर बार खुद को ही कटघरे में पाते हैं। अध्याय 11, पीड़ित को दोषी महसूस करवाने की रणनीतियां। भावनात्मक शोषण तभी तक चलता है जब तक पीड़ित खुद को दोषी मानता रहे, और आघात जनित नार्सिसिस्ट यही सबसे अच्छी तरह जानता है। वो आपको सीधे दोषी नहीं ठहराता, वो आपको खुद को दोषी ठहराने की आदत डाल देता है। शुरुआत बहुत मासूम लगती है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह लेकिन सब कुछ बदल देता है। वो अपनी बात ऐसे रखता है जैसे गलती आपकी समझ में है, उसके व्यवहार में नहीं। धीरे धीरे वो आपको यह सिखाने लगता है कि उसकी हर तकलीफ आपकी वजह से है। अगर वो नाराज है तो आपने कुछ गलत किया, अगर वो दूर है तो आपने ज्यादा मांग लिया, अगर वो ठंडा है तो आपने माहौल बिगाड़ दिया। और आप हर बार कारण ढूंढने लगते हैं अपने अंदर। यही उसकी रणनीति है। एक और तरीका है तुलना। वो कहता है, दूसरे लोग तो ऐसा नहीं सोचते, कोई और होता तो इतनी बात नहीं बढ़ाता। और आप खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं ही समस्या हूं। यह अपराध बोध धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आप माफी बिना गलती के मांगने लगते हैं, आप सफाई बिना आरोप के देने लगते हैं। और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती है। एक और बहुत खतरनाक चाल,
वो अपने दर्द को आपके सामने इस तरह रखता है कि आप उसके लिए जिम्मेदार महसूस करें। वो कहता है, मेरे साथ पहले बहुत बुरा हुआ है, तुम जानते हो मैं कितना आहत हूं। और आप उसके अतीत की भरपाई करने लगते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और सह लूं तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक नहीं होता। वो और मांगता है, क्योंकि अपराध बोध कभी संतुष्ट नहीं करता। वो आपको अपनी सीमाएं रखने पर भी दोषी महसूस करवाता है। अगर आप ना कहते हैं तो आप स्वार्थी बन जाते हैं। अगर आप दूरी मांगते हैं तो आप बेरहम हो जाते हैं और आप अपनी ही सुरक्षा को गलत समझने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, जिस रिश्ते में आप लगातार खुद को दोषी मान रहे हैं, वहां आप गलत नहीं, आप नियंत्रण में हैं। अपराध बोध किसी की मदद नहीं करता। यह सिर्फ शोषण को जिंदा रखता है। और जब तक आप यह नहीं पहचानते कि अपराध बोध कहां से आ रहा है, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह अपराध बोध आघात के स्थानांतरण में कैसे बदल जाता है और कैसे नार्सिसिस्ट अपना दर्द दूसरों को सौंप देता है। अध्याय 12, नार्सिसिस्टिक रिश्तों में आघात का स्थानांतरण। अब तक आपने देखा कि आघात जनित नार्सिसिस्ट अपने दर्द को मानने से कैसे बचता है और दूसरों को खुद को दोषी महसूस करवाने में कैसे फंसाता है। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई समझिए। वो अपना आघात खुद नहीं ढोता, वो उसे आपके कंधों पर रख देता है। इसे ही कहते हैं आघात का स्थानांतरण। नार्सिसिस्टिक रिश्ते में दर्द वहीं नहीं रहता जहां से वो पैदा हुआ था। वो धीरे धीरे पीड़ित के भीतर जगह बनाने लगता है। शुरुआत में आप बस इतना महसूस करते हैं, थकान, उलझन, बिना वजह का भारीपन। आप सोचते हैं, पता नहीं क्यों अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। यहीं से स्थानांतरण शुरू हो चुका होता है। नार्सिसिस्ट अपने अंदर की शर्म, गुस्सा और डर खुद सह नहीं पाता, इसलिए वो ऐसे हालात बनाता है कि वही भावनाएं आप महसूस करने लगें। वो आपको बार बार गलत साबित करता है ताकि आप शर्म महसूस करें। वो अचानक दूर हो जाता है ताकि आप त्यागे जाने का डर महसूस करें। वो भ्रम पैदा करता है ताकि आप अपनी समझ पर शक करें। और धीरे धीरे वो सब भावनाएं जो कभी उसके भीतर थीं, अब आपके भीतर घर बना लेती हैं। यही सबसे खतरनाक बात है। आप दुखी इसलिए नहीं होते कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आप उसका अधूरा दर्द उठा रहे होते हैं। और क्योंकि यह दर्द आपका नहीं होता, आप इसे समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? मुझे हर समय अपराध बोध क्यों रहता है? मैं खुद को इतना छोटा क्यों महसूस करता हूं? लेकिन जवाब आपके अतीत में नहीं, उस रिश्ते में छुपा होता है। आघात का स्थानांतरण सीधे शब्दों में नहीं होता, यह व्यवहार से होता है। नजरें चुराना, चुप्पी, अचानक ठंडापन और फिर ऐसे पेश आना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आप खुद को समझाने लगते हैं। आप उसका दर्द अपने भीतर संभालने लगते हैं। यही वजह है कि नार्सिसिस्ट हल्का महसूस करता है और आप और भारी। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक अचेतन प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर पूरी तरह वास्तविक होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच, जहां एक इंसान अपने दर्द से भाग रहा होता है, वहां दूसरा इंसान उसे जी रहा होता है। और जब तक आप यह नहीं पहचानते कि यह दर्द आपका नहीं है, तब तक आप इसे उतार नहीं सकते। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि यह स्थानांतरण आघात बंधन में कैसे बदल जाता है और क्यों इतना नुकसान होने के बाद भी रिश्ता छोड़ना असंभव सा लगता है। अध्याय 13, नार्सिसिस्ट और उनके शिकारों के बीच आघात बंधन। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर रिश्ता इतना नुकसानदेह है तो इंसान छोड़ क्यों नहीं देता? जवाब ताकत में नहीं, बंधन में छुपा होता है। इसे कहते हैं आघात बंधन। आघात बंधन प्यार से नहीं बनता, यह डर, राहत और उम्मीद के मिश्रण से बनता है। नार्सिसिस्टिक रिश्ते में आपको दो बिल्कुल अलग अनुभव एक साथ मिलते हैं। कभी बहुत पास होने का एहसास, ध्यान, समझ और अपनापन, और कभी अचानक दूरी, चुप्पी, ठंडापन और अस्वीकृति। यह उतार चढ़ाव आपके मन को अस्थिर कर देता है और अस्थिर मन सबसे ज्यादा बंधन बनाता है। जब नार्सिसिस्ट आपसे दूर होता है तो आपके भीतर घबराहट पैदा होती है। आप सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया? सब ठीक कैसे होगा? और जैसे ही वो थोड़ा सा भी नरम पड़ता है, आपको राहत मिलती है। ये राहत इतनी तेज होती है कि आप पूरे दर्द को भूल जाते हैं। यही आघात बंधन का केंद्र है, दर्द के बाद मिलने वाली राहत। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न का आदी हो जाता है।
आप दुख को सामान्य मानने लगते हैं और थोड़ी सी शांति को बहुत बड़ी जीत। यही वजह है कि आप उस इंसान को छोड़ने से डरते हैं जो आपको तोड़ रहा है, क्योंकि आपको लगता है मेरे अलावा उसे कोई नहीं समझेगा। अगर मैं चला गया तो वो टूट जाएगा। लेकिन यह भावना आपकी नहीं होती। ये वही आघात है जो उसने आपके भीतर स्थानांतरित किया था। आघात बंधन में आप रिश्ते से नहीं, भूमिका से जुड़े होते हैं। आप संभालने वाले बन जाते हैं, ठीक करने वाले बन जाते हैं और अंत में खुद को भूल जाते हैं। नार्सिसिस्ट इस बंधन को अचेतन रूप से बनाए रखता है। वो कभी पूरी तरह छोड़ता नहीं और न ही पूरी तरह अपनाता है। वो आपको बीच में रखता है ताकि आप उम्मीद में बंधे रहें। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, आघात बंधन प्यार की गहराई नहीं दिखाता, यह आघात की गहराई दिखाता है। और जब तक इस बंधन को नाम नहीं दिया जाता, तब तक इसे तोड़ना लगभग असंभव लगता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि नार्सिसिस्ट चुप्पी, दूरी और भावनात्मक दंड का इस्तेमाल कैसे करता है और ये हथियार आपके भीतर क्या असर डालते हैं। अध्याय 14, चुप्पी, दूरी और दंड के रूप में नियंत्रण। कुछ लोग गुस्से से डराते हैं, कुछ लोग धमकी से, लेकिन आघात जनित नार्सिसिस्ट इन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाता है, चुप्पी। चुप्पी यहां शांति नहीं होती, चुप्पी एक दंड होती है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं, जब आप अपनी भावना रखते हैं या जब आप सीमा बनाने की कोशिश करते हैं, तो अचानक सामने वाला खामोश हो जाता है। ना जवाब, ना स्पष्टीकरण, ना आंखों में आंख डालकर बात। और यही खामोशी आपके भीतर शोर मचा देती है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? अगर मैं चुप रहूं तो शायद सब ठीक हो जाए। यही इस दंड की असल ताकत है। वो आपको कुछ कहकर नहीं, कुछ ना कहकर नियंत्रित करता है। दूरी भी इसी का एक रूप है। वो शारीरिक रूप से पास होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। आप बात करना चाहते हैं, वो टाल देता है। आप जुड़ना चाहते हैं, वो व्यस्त हो जाता है। और आप उस दूरी को खुद पाटने की कोशिश करते हैं। आप ज्यादा देने लगते हैं, ज्यादा समझने लगते हैं और ज्यादा सहने लगते हैं। इस तरह दूरी आपकी मेहनत बन जाती है। नार्सिसिस्ट कभी साफ नहीं कहता, यह दंड है, लेकिन उसका असर वैसा ही होता है। आप उसकी चुप्पी से डरने लगते हैं और जब कोई इंसान आपकी चुप्पी से डरने लगे तो नियंत्रण पूरा हो चुका होता है। एक और खतरनाक बात, वो यह सब नैतिकता के नाम पर करता है। वो कहता है, मैं ड्रामा नहीं चाहता, मुझे शांति चाहिए, मैं बहस से दूर रहता हूं। लेकिन यह शांति बराबरी की नहीं होती, यह एक तरफा होती है। आप बोलना छोड़ देते हैं, वो तय करता रहता है। और धीरे धीरे आप खुद से यह सवाल पूछना छोड़ देते हैं, मेरी जरूरत क्या है? इस अध्याय का सबसे अहम सच, जहां संवाद सजा बन जाए वहां रिश्ता सुरक्षित नहीं रहता। छुपी दूरी और भावनात्मक दंड प्यार की भाषा नहीं है, ये नियंत्रण की भाषा है। और जब तक आप इसे नियंत्रण के रूप में नहीं पहचानते, तब तक आप खुद को दोषी समझते रहेंगे। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि नार्सिसिस्ट अपनी असली पहचान इतनी अच्छी तरह क्यों छुपा लेता है और क्यों उसे पहचानने में इतना समय लग जाता है। अध्याय 15, नार्सिसिस्ट की वास्तविक पहचान क्यों छुपी रहती है। अक्सर लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया? इतना सब होते हुए भी मैंने सच क्यों नहीं देखा? इस सवाल में आपकी कमजोरी नहीं है, इस सवाल में नार्सिसिस्टिक संरचना की सबसे खतरनाक ताकत छुपी है, नकाब। नार्सिसिस्ट की असली पहचान इसलिए नहीं छुपी रहती कि वो चालाक होता है, बल्कि इसीलिए कि वो खुद को छुपाकर जीना सीख चुका होता है। वो एक चेहरा नहीं पहनता, वो एक भूमिका निभाता है, कभी समझदार, कभी शांत, कभी त्यागी और कभी पीड़ित। हर भूमिका हालात के हिसाब से बदलती है और आप इन भूमिकाओं के बीच उसके असली चेहरे को पहचान ही नहीं पाते। शुरुआत में वो ऐसा दिखता है जैसे उसे बहुत आत्म जागरूकता हो। वो अपने दर्द की बात करता है, अपने अतीत का जिक्र करता है और आपको लगता है ये इंसान तो सच्चा है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो दर्द कभी जिम्मेदारी में नहीं बदलता। वो कहता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। यहीं से पहचान धुंधली हो जाती है। एक और वजह है कि असली पहचान छुपी रहती है, धीमी शुरुआत। नार्सिसिस्ट शुरुआत में कभी भी अपना पूरा रूप नहीं दिखाता। वो थोड़ा थोड़ा नियंत्रण लाता है, थोड़ा थोड़ा अवमूल्यन, और क्योंकि बदलाव धीरे होते हैं, आप उन्हें सामान्य मान लेते हैं।
आप सोचते हैं शायद हर रिश्ते में ऐसा होता है, और यही सोच आपको रोक लेती है। नार्सिसिस्ट अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाता है जहां वो अच्छा इंसान लगता है, दूसरों के सामने वो सम्मानजनक होता है, मददगार होता है और शांत दिखता है। और जब आप उसके व्यवहार पर सवाल उठाते हैं तो आपको लगता है शायद समस्या मुझ में ही है। यही गैस की तरह काम करता है, आपकी समझ को धीरे धीरे धुंधला करता है। सबसे खतरनाक बात, नार्सिसिस्ट पूरी तरह बुरा नहीं होता। कभी कभी वो सच में अच्छा होता है, और यही अच्छाई आपको रोक कर रखती है। आप सोचते हैं इतना बुरा इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, असली खतरा हमेशा पूरी तरह बुरा नहीं होता, वो मिला जुला होता है। इस अध्याय का सबसे अहम सच, नार्सिसिस्ट की पहचान इसलिए देर से दिखती है क्योंकि आप सच देखने से डरते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो सच को कभी एक साथ दिखने ही नहीं देता। और जब सच टुकड़ों में सामने आता है तो दिमाग उसे जोड़ने में वक्त लेता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का पीड़ित पर क्या असर पड़ता है और कैसे आत्म छवि धीरे धीरे टूटती है। अध्याय 16, पीड़ित की आत्म छवि का टूटना। कोई भी इंसान एक दिन में खुद को खो नहीं देता। आत्म छवि एक झटके में नहीं टूटती, वो धीरे धीरे घिसती है। शुरुआत में आप खुद को जानते थे, आपको पता था आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, आप किस बात पर खुश होते हैं और किस पर दुखी। लेकिन नार्सिसिस्टिक रिश्ते में यह सब धुंधला होने लगता है, क्योंकि यहां हर भावना पर सवाल उठता है। आप खुश होते हैं तो कहा जाता है इतनी छोटी बात पर, आप दुखी होते हैं तो जवाब मिलता है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और यहीं से आत्म छवि में दरार पड़ती है। आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं, आप अपनी यादों पर शक करने लगते हैं, आप अपने अनुभव पर शक करने लगते हैं। और जब कोई इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। नार्सिसिस्ट यही चाहता है, वो आपको सीधे नहीं कहता तुम कुछ नहीं हो, वो बस बार बार आपको ये महसूस कराता है कि आप गलत हो सकते हैं। आप खुद से ये पूछने लगते हैं क्या मैं वाकई ऐसा ही हूं, क्या मैं सच में मुश्किल इंसान हूं, क्या मेरी अपेक्षाएं ज्यादा हैं। ये सवाल सामान्य आत्मविश्लेषण नहीं होते, ये आत्म छवि के टूटने के संकेत होते हैं। एक और चीज धीरे धीरे बदलती है, आपकी आवाज। आप कम बोलने लगते हैं, कम सवाल पूछते हैं, कम अपनी बात रखते हैं। आप टकराव से डरने लगते हैं, क्योंकि हर टकराव के बाद आपको खुद को साबित करना पड़ता है। और थकान आत्म छवि की सबसे बड़ी दुश्मन है। थका हुआ इंसान अपनी पहचान बचाने की ताकत खो देता है। यही वजह है कि आप खुद को पहले जैसा नहीं पहचान पाते। आप बाहर से वही इंसान होते हैं, लेकिन अंदर खाली। आप हंसते हैं, लेकिन वो आपकी हंसी नहीं होती। आप काम करते हैं, लेकिन बिना ऊर्जा के। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, आत्म छवि तब नहीं टूटती जब कोई आपको गाली देता है। आत्म छवि तब टूटती है जब कोई आपको लगातार खुद से दूर करता है। और अगर आप यह सब सुनते हुए खुद को पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं। इसका मतलब है आप पर लंबे समय तक मानसिक दबाव रहा है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इतनी टूटन के बाद भी रिश्ते से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है, और कौन सी मानसिक जकड़न आपको रोक कर रखती है। अध्याय 17, नार्सिसिस्टिक रिश्तों से बाहर निकलने की कठिनाई। जब कोई इंसान पहली बार यह समझता है कि रिश्ता नुकसानदेह है तो सबसे पहला सवाल यही आता है, अगर मुझे पता है कि यह गलत है तो मैं जा क्यों नहीं पा रहा। यह सवाल कमजोरी का नहीं है, यह सवाल मानसिक जकड़न का है। नार्सिसिस्टिक रिश्तों से बाहर निकलना तर्क का मामला नहीं होता, यह नर्वस सिस्टम का मामला होता है। आपका दिमाग सच समझ चुका होता है, लेकिन आपका शरीर अब भी डरा हुआ होता है, क्योंकि इस रिश्ते में आपने सिर्फ भावनाएं नहीं खोई, आपने सुरक्षा की परिभाषा खोई है। आपको सिखाया गया है कि दूरी बराबर खतरा, कि अकेलापन बराबर सज्जा, कि विरोध बराबर त्याग। इसलिए जब आप निकलने की सोचते हैं तो अंदर से एक घबराहट उठती है। अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर वो टूट गया तो, अगर मैं गलत निकला तो। ये सवाल आपके नहीं होते, ये वही डर होते हैं जो सालों से आपके भीतर डाले गए होते हैं। एक और बड़ी वजह है उम्मीद। आप अब भी उस इंसान को नहीं छोड़ते, आप उस संभावना को छोड़ने से डरते हैं कि शायद वो बदल जाए। आप शुरुआत को याद करते हैं, वो आदर्शीकरण, वो अपनापन, और आप सोचते हैं
अगर थोड़ा और सह लूं तो शायद वो वापस आ जाए। लेकिन वो इंसान वापस नहीं आता। वो बस कभी कभी नरम पड़ जाता है, और यही नरमी आपको रोक लेती है। नार्सिसिस्टिक रिश्तों में एक और जाल होता है, पहचान का खो जाना। आप इतने समय से अपने फैसले उसके हिसाब से लेते आए हैं कि अब अपने हिसाब से सोचना डरावना लगता है। आप खुद से पूछते हैं, मेरी पहचान क्या है इस रिश्ते के बिना? और यह सवाल डर पैदा करता है, क्योंकि टूटे हुए इंसान को पहले खुद को ढूंढना पड़ता है, फिर रिश्ता छोड़ना पड़ता है। एक और सच्चाई नार्सिसिस्ट निकलने नहीं देता, वो उलझा कर रखता है। कभी अपराध बोध से, कभी सहानुभूति से, कभी डर से। वो कहता है, मेरे बिना तुम क्या कर पाओगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? और आप फिर से अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। इस अध्याय का सबसे अहम सच, नार्सिसिस्टिक रिश्तों से बाहर निकलना एक कदम नहीं होता। यह धीरे धीरे मानसिक आजादी पाने की प्रक्रिया होती है। और अगर आप अब तक नहीं निकल पाए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप लंबे समय तक नियंत्रण में रहे हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि बाहर निकलने के बाद मन में कौन सी चुनौतियां आती हैं और क्यों शुरुआती दौर सबसे कठिन होता है। अध्याय 18, आघात से उबरने की शुरुआती मानसिक चुनौतियां। जब आप नार्सिसिस्टिक रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। बाहर निकलना अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है, और यह शुरुआत अक्सर सबसे ज्यादा उलझी हुई होती है। पहली चुनौती होती है खालीपन। अब कोई नहीं है जो आपको नियंत्रित करे, लेकिन अब कोई नहीं है जो आपकी पहचान तय करे। आप अचानक अपने साथ अकेले रह जाते हैं, और यह अकेलापन शांति नहीं, घबराहट लाता है। आप सोचते हैं, मैं क्या करूं? मुझे क्या चाहिए? ये सवाल डरावने लगते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से अपने लिए नहीं जी रहे थे। दूसरी चुनौती होती है शक। आपको बार बार ख्याल आता है, क्या मैं ज्यादा सोच रहा था? क्या वो सच में इतना बुरा था? यह शक आपकी गलती नहीं है, यह लंबे समय तक गैसलाइट होने का परिणाम है। आपका दिमाग अब भी पुराने पैटर्न में सोच रहा होता है। तीसरी चुनौती होती है भावनात्मक झटके। कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी गहरी उदासी, कभी बिना वजह रोना। ये भावनाएं इसलिए नहीं आती कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप सुरक्षित हैं। दर्द अब बाहर आने की इजाजत पा रहा है। एक और बहुत कठिन चुनौती होती है अपने निर्णयों पर भरोसा। आप इतने समय से खुद पर शक करते आए हैं कि अब अपने फैसले डराते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं फिर गलत चुन लूं, अगर मैं फिर किसी गलत इंसान पर भरोसा कर बैठूं। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर आपको रोकने नहीं, आपको धीरे चलने सिखाने आया है। इस चरण में सबसे बड़ा खतरा होता है जल्दी ठीक होने की कोशिश। आप सोचते हैं, अब बहुत हो गया, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आघात समय मांगता है, वो जल्दी नहीं, धीरे ठीक होता है। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, उभरना सीधी रेखा में नहीं होता। कभी आपको लगेगा आप बहुत आगे आ गए हैं, और अगले दिन आप फिर टूटे हुए महसूस करेंगे। ये पीछे जाना नहीं है, ये प्रक्रिया है। और अगर आप इन शुरुआती चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सही दिशा में हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि इस दौर में सीमाएं बनाना क्यों सबसे जरूरी है, और यह खुद की रक्षा कैसे करता है। अध्याय 19, सीमाएं बनाना। आत्म सुरक्षा की पहली शर्त। जब आप नार्सिसिस्टिक रिश्ते से बाहर आते हैं, तो एक बात अक्सर गलत समझ ली जाती है। लोग सोचते हैं सीमाएं बनाना दूरी बनाना है, लेकिन सच ये है, सीमाएं बनाना खुद को बचाना है। जिस इंसान ने आपकी सीमाएं कभी मानी ही नहीं, उसके सामने सीमाएं बनाना सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके भीतर अब भी एक पुरानी आवाज होती है, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं बन रहा, कहीं मैं ज्यादा सख्त तो नहीं हो रहा। लेकिन यह आवाज आपकी नहीं होती। यह वही अपराध बोध होता है जो लंबे समय तक आपके भीतर डाला गया था। सीमाएं इस अपराध बोध को तोड़ती हैं। सीमा का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे को सजा दे रहे हैं। सीमा का मतलब है आप खुद को और नुकसान से बचा रहे हैं। सीमाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती हैं। आप बार बार समझाते नहीं रहते, आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप बस अपनी दिशा बदलते हैं। अगर कोई आपकी भावना को छोटा करता है, तो आप वहां ठहरते नहीं। अगर कोई आपको अपराध बोध में बांधता है, तो आप उस बातचीत से बाहर आ जाते हैं। शुरुआत में यह बहुत असहज लगता है, क्योंकि आप आदत से दूसरों की जरूरतें पहले रखते आए हैं। लेकिन याद रखिए,
जिस रिश्ते में आपकी सुरक्षा नहीं है, वहां आपका त्याग प्यार नहीं बनाता। सीमाएं नार्सिसिस्ट को बदलने के लिए नहीं होती, सीमाएं आपको बदलने के लिए होती हैं। वो आपको यह सिखाती हैं कि आप क्या सहेंगे और क्या नहीं। और जैसे जैसे आप सीमाएं रखते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगता है। आपको हर बात पर डर नहीं लगता, आप हर प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करते। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सच, सीमाएं क्रूर नहीं होती, सीमाएं स्पष्ट होती हैं, और स्पष्टता आत्म सुरक्षा की पहली शर्त है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सीमाएं बनने के बाद आजादी कैसी महसूस होती है और कैसे आघात से आगे बढ़कर एक नया जीवन शुरू होता है। अध्याय 20, आघात से मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता। आघात से मुक्ति किसी एक दिन में नहीं होती। कोई सुबह आप उठकर यह नहीं कहते, आज मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मुक्ति धीरे धीरे आती है। एक दिन आप बिना डरे ना कह पाते हैं, एक दिन आप बिना अपराध बोध चुप रह पाते हैं, और एक दिन आप बिना सफाई दिए आगे बढ़ जाते हैं। यही मानसिक स्वतंत्रता है। मानसिक स्वतंत्रता इसका नाम नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब है दुख आपको नियंत्रित नहीं करेगा। पहले हर भावना आपको हिला देती थी, अब भावनाएं आती हैं लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि अब आप उनके साथ लड़ते नहीं, आप उन्हें पहचानते हैं और जाने देते हैं। आघात से मुक्त इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो बस अपने प्रति ईमानदार होता है। वो जानता है कि कौन सी जगह उसके लिए सुरक्षित है और कौन सी नहीं। वो हर रिश्ते में खुद को साबित नहीं करता, वो हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है सबको समझाना जरूरी नहीं। मानसिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा संकेत है, आप अब पुराने व्यक्ति को नफरत से नहीं देखते, आप उसे समझ के साथ देखते हैं। आप जानते हैं कि उस वक्त आप वही कर रहे थे जो आप कर सकते थे, और यह समझ आपको हल्का बना देती है। अब आपका ध्यान नार्सिसिस्ट पर नहीं रहता। आप यह साबित करने में समय नहीं लगाते कि आपके साथ क्या गलत हुआ। आप अपना जीवन दोबारा बनाते हैं, धीरे धीरे लेकिन अपने हिसाब से। आप ऐसे रिश्ते चुनते हैं जहां आपको डरना न पड़े, जहां आपकी चुप्पी सजा न बने, और यही असली जीत है। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, मुक्ति किसी और को छोड़ने से नहीं आती, मुक्ति खुद को वापस पाने से आती है। और अगर आप यह ऑडियो बुक यहां तक सुन पाए हैं, तो इसका मतलब है आप पहले ही उस रास्ते पर हैं जहां से वापसी नहीं होती। अध्याय 21, स्वस्थ संबंधों की दोबारा सीख। आघात से निकलने के बाद सबसे बड़ा डर नया रिश्ता नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है दोबारा भरोसा करना। आप सोचते हैं, अगर फिर वही हुआ तो, अगर मैं फिर गलत इंसान चुन बैठा तो। यह डर कमजोरी नहीं है, यह सीख का संकेत है, क्योंकि अब आप अंधे नहीं हैं। स्वस्थ संबंध कभी तेज नहीं होते, वो आपको जल्दी बांधने की कोशिश नहीं करते। जहां रिश्ता बहुत जल्दी गहरा हो जाए, बहुत जल्दी सब कुछ मांगने लगे, वहां सावधान रहना जरूरी है। स्वस्थ रिश्ता आपसे पूरा इंसान होने की इजाजत देता है। आप खुश हों तो भी ठीक, आप थके हों तो भी ठीक, आप ना कहें तो भी रिश्ता टूटता नहीं। यही पहचान है। स्वस्थ संबंधों में मतभेद होते हैं लेकिन डर नहीं होता। आप असहमत हो सकते हैं बिना छोड़े जाने के डर के, आप सवाल पूछ सकते हैं बिना सजा के, और यह अनुभव शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि आपका दिमाग अब भी पुराने पैटर्न ढूंढता है। आप सोचते हैं, इतनी शांति क्यों है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? और तब आपको सीखना होता है, हर शांति तूफान से पहले नहीं होती, कुछ शांति वाकई सुरक्षित होती है। स्वस्थ संबंध आपसे यह नहीं पूछते कि आप क्या छोड़ सकते हैं, वो पूछते हैं आप क्या हैं। आपको खुद को छोटा नहीं करना पड़ता, ना ही अपनी भावनाएं समझानी पड़ती हैं। और सबसे जरूरी बात, स्वस्थ संबंध आपको सुधारने नहीं आते, वो आपको स्वीकार करने आते हैं। इस अध्याय का सबसे अहम सच, स्वस्थ संबंध आपको अपने आप से दूर नहीं करते, वो आपको अपने आप के और पास लाते हैं। और अगर कोई रिश्ता आपसे खुद को छोड़ने को कहे, तो वो रिश्ता स्वस्थ नहीं है, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। अब आप पहले जैसे नहीं हैं, अब आप संकेत पहचानते हैं, आप अपने शरीर की सुनते हैं, और आप जानते हैं सुरक्षा कैसी महसूस होती है। यही आपकी असली ताकत है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखेंगे और समझेंगे कि पीड़ित से जागरूक व्यक्ति बनने का मतलब क्या होता है। अध्याय 22, पीड़ित से जागरूक व्यक्ति बनने की यात्रा। पीड़ित बनना आपकी पसंद नहीं थी, जो हुआ वो आपने नहीं चुना।
जो सहा वो आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अब एक चीज आपके हाथ में है, आप आगे कौन बनेंगे। पीड़ित से जागरूक व्यक्ति बनने की यात्रा किसी लेबल से नहीं शुरू होती, ये नजर बदलने से शुरू होती है। पहले आप हर घटना को अपने खिलाफ देखते थे, अब आप उसे समझने लगते हैं। आप पूछते हैं, मेरे साथ क्या गलत था? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जब यह क्यों दोष से हटकर समझ की ओर जाता है, तभी जागरूकता शुरू होती है। जागरूक व्यक्ति अतीत को नकारता नहीं, वो उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बनने देता। वो जानता है कि दर्द ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन परिभाषित नहीं किया। इस यात्रा में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप अब खुद को बचाने की कोशिश नहीं करते, आप खुद का साथ देने लगते हैं। आप अपनी भावनाओं को कमजोरी नहीं मानते, आप उन्हें सूचना की तरह देखते हैं। डर आया तो कुछ असुरक्षित है, थकान आई तो कहीं ज्यादा बोझ है। यह आत्म जागरूकता आपको अपने शरीर और मन से दोबारा जोड़ती है। एक और बड़ा बदलाव, आप हर किसी को समझाने की जरूरत महसूस नहीं करते। आपको अब सबूत नहीं देने पड़ते कि आपके साथ क्या हुआ। आप जानते हैं, आपका अनुभव वास्तविक था, और यही भरोसा आपको आजाद बनाता है। पीड़ित हमेशा प्रतिक्रिया में जीता है, जागरूक व्यक्ति चुनाव में जीता है। अब आप हर रिश्ते में रुक कर देखते हैं, क्या यह सुरक्षित है? क्या यहां मेरी जगह है? और अगर जवाब नहीं होता तो आप खुद को दोष नहीं देते, आप आगे बढ़ जाते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा सच, जागरूकता आपको कठोर नहीं बनाती, वो आपको स्पष्ट बनाती है। आप अब कम सहते हैं, कम उलझते हैं और कम खोते हैं, क्योंकि अब आप खुद को जानते हैं। और जब इंसान खुद को जान ले तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि इस पूरी यात्रा का अंत कैसा दिखता है, जब आप नार्सिसिस्टिक प्रभाव से बाहर एक नया जीवन चुनते हैं। अध्याय 23, नार्सिसिस्टिक प्रभाव से बाहर एक नया जीवन। नया जीवन किसी घोषणा से शुरू नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब आप उठें और कहें, आज से सब बदल गया। नया जीवन खामोशी से शुरू होता है। एक दिन आप किसी पुराने पैटर्न पर रुक जाते हैं और पहली बार उसमें वापस नहीं जाते। यही नया जीवन है। नार्सिसिस्टिक प्रभाव से बाहर आना, इसका मतलब यह नहीं कि आप सब भूल जाते हैं। इसका मतलब है, वो अनुभव अब आपके फैसले नहीं चलाता। पहले आप हर बात पर खुद को समझाते थे, अब आप खुद को सुनते हैं। पहले आप डर से रुकते थे, अब आप स्पष्टता से चलते हैं। नया जीवन बहुत शांत होता है। शायद बाहरी दुनिया को वो उबाऊ लगे, लेकिन अंदर वहां कोई युद्ध नहीं चलता। आपको हर समय चौकन्ना नहीं रहना पड़ता, आपको हर शब्द तौलना नहीं पड़ता। आप बस हो सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अब किसी को खुश करने के लिए जिंदा नहीं हैं। आप जिंदा हैं क्योंकि आप जिंदा रहना चाहते हैं। रिश्ते अब बदल जाते हैं। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं और कुछ नए लोग आते हैं। ये नए लोग आपको ऊंचा नहीं चढ़ाते, ना ही नीचे गिराते हैं। वो आपके साथ बराबरी में चलते हैं, और यही स्वस्थ संबंधों की पहचान है। नया जीवन परफेक्ट नहीं होता। आप कभी कभी अब भी थकेंगे, डरेंगे, पुरानी यादों से हिलेंगे, लेकिन फर्क यह है, अब आप वहां फंसते नहीं। आप जानते हैं कि वो याद आपकी पहचान नहीं है, वो बस आपके रास्ते का एक मोड़ थी। इस अध्याय का सबसे जरूरी सच, नार्सिसिस्टिक प्रभाव आपको तोड़कर खत्म नहीं करता। अगर आप यहां तक आए हैं तो इसका मतलब है, आपने खुद को वापस चुन लिया है, और जो इंसान खुद को चुन ले, उसे कोई दोबारा गुलाम नहीं बना सकता। यह ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से वाकई शुरू होती है। अगर यह किताब आपके भीतर किसी सच्चाई को छू पाई है, तो इसे कमजोरी न समझिए, यह जागरूकता है, और जागरूकता हमेशा आजादी की पहली सीढ़ी होती है। आप टूटे नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। और अब अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप खुद को समझ रहे थे। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको डराना नहीं था, किसी को दोषी ठहराना नहीं था। इसका मकसद बस इतना था, आपको वो शब्द देना जो शायद आप सालों से अपने भीतर ढूंढ रहे थे। जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन जो समझ आई है वो आपकी ताकत है। आप टूटे नहीं हैं, आपने लंबे समय तक गलत माहौल में खुद को संभाला है, और जो इंसान इतना सह सकता है वो दोबारा खड़ा भी हो सकता है। याद रखिए, आपको हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, आपको हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो अब आप खुद से बनाते हैं। अगर कभी आपको फिर से अपराध बोध हो,
फिर से शक हो या फिर से पुराना डर लौट आए, तो खुद से बस इतना कहिए, अब मैं अंधा नहीं हूं। जागरूक इंसान कभी पूरी तरह फिर से फंसता नहीं। वो रुक जाता है, वो पहचान लेता है और वो खुद को चुन लेता है। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को थोड़ा भी छू पाई हो, तो समझ लीजिए आप ठीक होने की राह पर हैं। और यह राह धीमी हो सकती है, लेकिन सही है। आप अकेले नहीं हैं और अब आप अनजान भी नहीं हैं। यह था ट्रॉमेटिक नार्सिसिज्म, डेनियल शॉ का हिंदी विश्लेषण, एनालिसिस बाय ऑडियो बुक भारत। अपना ख्याल रखिए, खुद के साथ नरमी रखिए, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं।